अब सुनेंगे डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया अपन लोगों ने, मास्टर प्रॉब्लम 1 कर लिया, मास्टर प्रॉब्लम 2 कर लिया और मास्टर प्रॉब्लम 3 कर लिया। तो मास्टर प्रॉब्लम 1 हो गया, मास्टर प्रॉब्लम 2 हो गया, मास्टर प्रॉब्लम 3 हो गया। वेक्टर के अंदर ये 8 मास्टर प्रॉब्लम्स हैं जिनको मास्टर करके बताता है, और अगर बच्चा इनको मास्टर कर लेता है तो उसका वेक्टर पे अच्छी खासी मास्टरी हो जाती है, इसीलिए इनका नाम है मास्टर प्रॉब्लम। ओके, आगे अभी और भी मास्टर प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक साथ नहीं, अभी रुक के आएंगी। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, बिल्कुल ध्यान देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों नाम दिया गया है? क्रॉस प्रोडक्ट इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसका सिंबल क्रॉस है, और वेक्टर प्रोडक्ट इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसका आउटपुट वेक्टर आता है। याद करो, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते थे क्योंकि उसका चिन्ह होता था डॉट और उसका आउटपुट आता था स्केलर। यहां पर चिन्ह है क्रॉस और आउटपुट आएगा वेक्टर। मैथमेटिक्स में सारी चीजें बिल्कुल लॉजिकली और कॉमन सेंस से रखी गई हैं। तो आइए क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें। क्रॉस प्रोडक्ट, लेट अस टॉक अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। 1 मिनट इसको सीधा कर दूंगा, नहीं लग जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए लेट अस टॉक अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की सबसे पहले डेफिनेशन की बात आती है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एंटोपी। थीटा का मतलब हमेशा होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। दो वेक्टर के बीच में एंगल देखना आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे देखेंगे, उनके एमर्जिंग रेस के बीच में। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे देखेंगे, उनके एमर्जिंग रेस के बीच में। ठीक है, उनके एमर्जिंग रेस के बीच का मिनिमम एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा। एंटोपी, एंटोपी यहां खास बात है। एंटोपी इज अ यूनिट वेक्टर, एंटोपी इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A vector and B vector determined by right hand rule। राइट हैंड रूल, राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है राइट हैंड का, आइए आज सिखाते हैं। देखिए, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है। अब देखो, राइट हैंड का इस्तेमाल करें, A वेक्टर की तरफ उंगलियां करें, उंगलियों को A वेक्टर की तरफ करें, और जैसे भगवान ने उनको मोड़ने को कहा है, तोड़ना नहीं है, मोड़ना है, उसको बी वेक्टर की तरफ मोड़े। तो ए वेक्टर की ओर उंगलियां कर ली और बी वेक्टर की तरफ मोड़ा, तो जो अंगूठे की डायरेक्शन है वो एंटोपी की डायरेक्शन है। तो ये कुछ आ जाएगा एंटोपी। ये जो एंटोपी वेक्टर है, ये एन कैप वेक्टर है, ये बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। ध्यान रखना, एन कैप वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर, ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर। इसका मतलब समझ जाइए, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए क्रॉस बी जो वेक्टर निकल के आएगा, ए क्रॉस बी का ये तो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ अगर ए क्रॉस बी की बात करें तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा। और अगर आप डायरेक्शन की बात करें कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, एन कैप। तो ए क्रॉस बी जो एक वेक्टर है, फाइनल वेक्टर, वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और वह चीज बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। यहां से एक बहुत खास बात कही जा सकती है, वो खास बात यह है कि ए क्रॉस बी का डॉट ए के साथ भी 0 होगा और ए क्रॉस बी का डॉट बी के साथ भी 0 होगा, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ए क्रॉस बी का डॉट ए के साथ भी 0 और ए क्रॉस बी का डॉट बी के साथ भी 0, दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये आ गया, ए क्रॉस बी डॉट ए 0, ए क्रॉस बी डॉट बी। आइए थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें। बिल्कुल ध्यान देना है एक एक बात पर जो मैं कहने जा रहा हूं। किसी कोई वेक्टर अगर खुद के साथ क्रॉस ले ले, सोचो ए क्रॉस ए की वैल्यू 0 आएगी। क्यों आएगी 0? यू समझिए, क्योंकि साइन थीटा 0 हो जाएगा। थीटा क्या है, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल, लेकिन ए और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 0। यहां से एक बात और आप कह सकते हो, इफ ए वेक्टर अगर पैरेलल टू बी वेक्टर है, अगर आपका ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, देन ए क्रॉस बी इज 0।
क्योंकि अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे, अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। इसका उल्टा भी ट्रू है। ऑल्सो अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 है तो आप लिख सकते हैं ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर दोनों में से कोई नल वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है, अगर दोनों में से कोई नल वेक्टर या 0 वेक्टर नहीं है, तो अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तो दोनों वेक्टर पैरेलल। याद करो, डॉट प्रोडक्ट 0 तो वेक्टर परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट 0 तो वेक्टर पैरेलल, डॉट प्रोडक्ट 0 तो वेक्टर परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट 0 तो वेक्टर पैरेलल। बिल्कुल ध्यान देना इस बात पर। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव नहीं होने का मतलब ए क्रॉस बी माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए होता है। अगर आप ए और बी की पोजीशन बदल देंगे तो आगे माइनस साइन लग जाएगा। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव जरूर होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कैन बी रिटन डाउन एज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, या मान लो माइनस साइन है तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव भी होता था कि ए डॉट बी डॉट ए के बराबर आता था, और डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता था। वो दोनों की दोनों प्रॉपर्टी यहां पर आ जाती है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर बात कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर सरका देते हैं। 7th पॉइंट यहां लिख लेते हैं। 7th पॉइंट को देखें, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, सब 0 आएगा। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 निकल के आएगा। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 निकल के आएगा। यहां पर 8वीं पॉइंट, आई जे के का आपस में क्या क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसके लिए इस व्हील को इस्तेमाल करेंगे। आई कैप, जे कैप, के कैप, जब भी इस डायरेक्शन में घूमोगे पॉजिटिव, इस व्हील का इस्तेमाल करेंगे। इस व्हील का ध्यान रखेंगे, जब भी आप इस डायरेक्शन में घूमेंगे पॉजिटिव, यानी आई क्रॉस जे इज के, फिर जे क्रॉस के इज आई, फिर के क्रॉस आई इज जे, और अगर उल्टा घूमोगे तो नेगेटिव साइन लग जाएगा। आई क्रॉस जे इज प्लस के, लेकिन जे क्रॉस आई माइनस के। वो बात तो आप यहां से भी समझ सकते हो कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता। ए क्रॉस बी इज माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। ये हो गई इसकी बेसिक प्रॉपर्टी। पहले आप कॉपी कर लो तो मैं और आगे बढ़ूं। कॉपी कर लीजिए। हाँ आइए 9th क्वेश्चन। नहीं बनना था पढ़ाई में। ठीक है फिर ठीक है, चलिए आइए और बात करते हैं। 9th प्रॉपर्टी, मान लीजिए वेक्टर अगर कंपोनेंट के टर्म में दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और मान लीजिए बी वेक्टर दे रखा है b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। तो आप ए क्रॉस बी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप a1 a2 a3 b1 b2 b3, ये निकल के आएगा। इसको एक्सपेंड कर देंगे तो आपको ये पूरा वेक्टर कंपोनेंट के टर्म में मिल जाएगा। पूरा वेक्टर आई कैप इंटू दिस माइनस जे कैप इंटू दिस के कैप। अगर एक और बी वेक्टर दोनों कंपोनेंट के टर्म में दे रखा है तो इस प्रकार से आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। 10वीं इंपॉर्टेंट बात को ध्यान दें, साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कोई खास बात नहीं है, क्योंकि जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है वो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा है। तो आप चाहो तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू से याद आया, यहीं पर हम आ जाएंगे लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। लैग्रेंजे बाबा ने कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा, हर जगह आ गए हैं। तो लैग्रेंजे बाबा बोले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सब बच्चों ने बोला ये कौन सी बड़ी बात कर दी, लेकिन उन्होंने साइन स्क्वायर थीटा को लिखा ए क्रॉस बी का स्क्वायर अपॉन मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, कॉस थीटा को लिखा ए डॉट बी का स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी भाई साहब ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। इसी को लैग्रेंजे आइडेंटिटी कहते हैं। कोई ऐसी खास बात नहीं है, यहां से इजीली डिराइव हो रही है, लेकिन फिर भी एकदम देखने में झटका लगता है। ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर
मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर के बराबर होता है। ध्यान रख के कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए। हम लोगों ने पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन देखी थी। एक नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन भी होती है जो किसी काम की नहीं होती, फुल्ली फालतू, बिल्कुल नॉनसेंस, बिल्कुल बकवास। लेकिन अगर नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाए तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए पैरामेट्रिक इक्वेशन में। ध्यान से देखें, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, दिस इज नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। अब याद करो, अगर आपको याद आ रहा हो कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये किसकी इक्वेशन है? ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन विद ए वेक्टर ऑन इट एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर एज बी वेक्टर। याद करो, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर की अगर अपन बात करेंगे तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक प्लेन की इक्वेशन होगी। कल ही अपन ने डिराइव किया था, एक ऐसा प्लेन जिस पर एक पॉइंट होगा ए वेक्टर और जिसका नॉर्मल होगा बी वेक्टर, जबकि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये जो नॉन, अब ये लाइन कैसे रिप्रेजेंट करती है ये भी मैं समझाता हूं आपको। देखो आंखों से, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 है। अगर दो वेक्टर का क्रॉस 0 है यानी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल होगा, यानी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लैम्डा टाइम बी वेक्टर होगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। ये हमने नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन को पैरामेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करना आना चाहिए क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा, इससे सवाल लगेगा। ये देखिए, ये हो गई लाइन थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। ये एक लाइन है जो एक पॉइंट से निकलती है ए वेक्टर से और पैरेलल है किसके? बी वेक्टर। सो दिस रिप्रेजेंट्स द लाइन थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। अभी और बातें आएंगी। ये देखिए, इन दोनों पर ध्यान रखना। आर माइनस ए डॉट बी 0 ये होती है प्लेन की इक्वेशन, जबकि आर माइनस ए क्रॉस बी 0 ये होती है लाइन की इक्वेशन। कॉपी करिए। इस बात पर सब बच्चे ध्यान देंगे कि अगर दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो दोनों आपस में पैरेलल हैं। अगर दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो दोनों आपस में पैरेलल हैं। बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ओके, अब आइए और आगे बढ़ेंगे। अभी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में और बातें करेंगे मेरे ख्याल से। हाँ बोलो बोलो। जो आर वेक्टर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, तो ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं कि लाइन ये रहा ना बेटे, पैरेलल दो वेक्टर का क्रॉस। आराम देखो, आराम से जो है पैरेलल। नहीं, मेरी आवाज क्यों कटेगी? मेरी आवाज जबरदस्त है। बाय ट्री रुक जाओ, रुक जाओ। आइए और बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में। और बात करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में। बिल्कुल ध्यान देंगे क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। 13वीं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, काफी सारी अपन ने अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज देख ली, काफी सारी बातें समझ ली। क्रॉस प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे डॉट प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन ए डॉट बी टोपी, बी वेक्टर का सी वेक्टर पे प्रोजेक्शन बी डॉट सी टोपी। जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए उसकी टोपी से डॉट ले लो। अब आइए 13th पॉइंट, ज्योमेट्रिकली। बोर्ड पर ध्यान देंगे और कुछ गजब होने जा रहा है। ज्योमेट्रिकली क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स एरिया। ज्योमेट्रिकली जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। आइए देखें ज्योमेट्रिकली क्रॉस प्रोडक्ट कैसे एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है। मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की इस साइड की लेंथ ए है और पैरेललोग्राम की इस साइड की लेंथ बी है। अगर मैं इस पैरेललोग्राम का एरिया लिखना चाहूं तो वैसे पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। ये रियल में पैरेललोग्राम का एरिया होता है। बेस तो ए हो गई। मान लो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो यहां से आप बड़े आराम से हाइट लिख सकते हो बी साइन थीटा। तो पैरेललोग्राम का एरिया हो गया ए बी साइन थीटा। इसमें कहीं कोई वेक्टर नहीं लगाई, ये तो जनरल सी बात मैंने बताई कि पैरेललोग्राम का एरिया होता है
बेस इंटू हाइट विच इज ए बी साइन थीटा। अब सोचो अगर इसको आप ए वेक्टर कह दो तो इसका मैग्नीट्यूड ए हो गया। सोचो अगर इसको आप बी वेक्टर कह दो तो इसका मैग्नीट्यूड बी हो गया, और ऑटोमेटिकली देखिए ए और बी के बीच का एंगल थीटा हो गया। तो इसी एरिया को आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी यहां से आप लिख सकते हो कि एरिया वेक्टर इज ए क्रॉस बी। ध्यान रखना कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। गॉस लॉ में इसका भर भर के इस्तेमाल है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड of area and its direction is perpendicular to the plane containing the area। ये लीजिए, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान रखिए एरिया वेक्टर, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, और वॉल्यूम स्केलर है। लेकिन वॉल्यूम पर अगर स्ट्रेस स्ट्रेन लग जाए फिर वेक्टर है। खैर जाने दो, इतना क्या पढ़ना। सुनो, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखें एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं होती। एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो डायग्राम के एरिया के बराबर होगा। ट्रायंगल बनाएंगे ट्रायंगल के एरिया के बराबर, सर्किल बनाएंगे सर्किल के एरिया के बराबर, स्क्वायर बनाएंगे स्क्वायर के एरिया के बराबर, इलिप्स बनाएंगे इलिप्स के एरिया के बराबर। उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो एरिया के बराबर होगा, और जो उसका डायरेक्शन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द एरिया, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द एरिया। ये ध्यान रखें कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके साथ में एक और चीज ध्यान रखें कि ए क्रॉस बी गिव्स एरिया वेक्टर ऑफ अ पैरेललोग्राम विद टू consecutive sides as a vector and b vector। a क्रॉस b आपको देता है एरिया वेक्टर ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर दे देगा। ये पैरेललोग्राम है जिसकी एक साइड a वेक्टर है और एक साइड b वेक्टर है। एक बात और, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, जब वो आपकी तरफ आता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो जब भी हम एरिया वेक्टर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि वो हमारी तरफ आए। एरिया वेक्टर कमिंग टूवर्ड्स अस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड गोइंग अवे फ्रॉम अस इज टेकन एज नेगेटिव। एरिया वेक्टर कमिंग टुवर्ड्स अस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड गोइंग अवे फ्रॉम अस इज टेकन एज नेगेटिव। हमारी तरफ आने वाला एरिया वेक्टर पॉजिटिव होता है और हमसे दूर जाने वाला एरिया वेक्टर नेगेटिव होता है। इसीलिए ऑल्टरनेटिंग करंट में जब पूरी लूप यूं घूम जाती है उल्टी तो करंट नेगेटिव आने लग जाता है। एसी जो पढ़ा होगा आप लोगों ने। खैर जान दीजिए, हमेशा ध्यान रखें कि हमारी तरफ आने वाला एरिया वेक्टर पॉजिटिव होगा और हमसे दूर जाने वाला एरिया वेक्टर नेगेटिव होगा। ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो मन में बात आती है गुरु जी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या इससे ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, एलिप्स का एरिया और ये सारे एरिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ, कॉपी करें तो मैं बताऊं। यहां पर मैं एक बार फिर से अपनी बात दोहराना चाहता हूं कि एरिया वेक्टर की कोई यूनिवर्सल फिक्स डायरेक्शन नहीं है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करती है, यानी आपके ऊपर डिपेंड करेगी। जब आप सवाल लगाएंगे अपनी तरफ, जब ये प्लेन ऑफ पेपर है तो अपनी तरफ आने वाला एरिया वेक्टर पॉजिटिव लेना है और अपने से दूर जाने वाला एरिया वेक्टर नेगेटिव लेना है। स्टैंडर्ड सेट है। द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। अगर मान लीजिए एरिया है, ये एरिया है, एक ऑब्जर्वर इधर खड़ा है तो उसको लिए ये एरिया वेक्टर पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर इसके पीछे खड़ा है तो उसके लिए ये एरिया वेक्टर पॉजिटिव होगा। अब इसके लिए ये एरिया वेक्टर पॉजिटिव है क्योंकि एरिया वेक्टर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। सच यूनिवर्सल नहीं, एरिया वेक्टर कौन सा पॉजिटिव है ये विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर होता है। सारा गेम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ही है। तो जब ऑब्जर्वर इधर खड़ा है इधर आने वाला एरिया वेक्टर पॉजिटिव, जब ऑब्जर्वर इधर खड़ा है इधर आने वाला एरिया वेक्टर पॉजिटिव।
एरिया वेक्टर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये ऑब्जर्वर पर ही निर्भर करेगा। तो जब भी आप कोई भी सवाल लगाते हैं तो आपके पास ये पेपर का प्लेन है, अपनी तरफ आने वाला एरिया वेक्टर पॉजिटिव लेंगे, अपने से दूर जाने वाला एरिया वेक्टर नेगेटिव लेंगे। एक मिनट रुक जाइए। यहां पर जब आप 2-3 एरियाज को ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए, अच्छा उसके पहले चलो कुछ एरिया निकाल लेते हैं। ओके, हमको ये समझ में आ गया कि पैरेललोग्राम का एरिया A क्रॉस B निकल के आ जाएगा, ये हम समझ गए। A क्रॉस B गिव्स एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose one side is A vector and other side is B vector। आइए इसकी मदद से, पैरेललोग्राम का एरिया आ गया तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया भी आ गया, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम हो गए। उस केस में भी एरिया वेक्टर A क्रॉस B होगा। मन में इच्छा उमड़ रही है कि सर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। अब मैं कुछ बात बताने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं सब बच्चे ध्यान दें। ये वाला साइड वेक्टर A वेक्टर ले लेते हैं, ये वाला साइड वेक्टर B वेक्टर ले लेते हैं, ये वाला साइड वेक्टर C वेक्टर ले लेते हैं। तो अगर आप एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करें ऐसे, ये, तो आप बड़े आराम से ज्योमेट्रिकली साबित कर सकते हैं, और मैं तो खैर साबित करूंगा भी नहीं, कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो एरिया वेक्टर आ जाएगा हाफ टाइम्स A क्रॉस B। A क्रॉस B कर लें, या इसी चीज को हाफ टाइम्स B क्रॉस C कर लें, या हाफ टाइम्स C क्रॉस A कर लें। देखिए पैरेललोग्राम अपन यूं बनाया है, तो A क्रॉस C से अपन शुरुआत कर सकते हैं, C क्रॉस है। ध्यान देखिए, एरिया वेक्टर हमारी तरफ आने वाला पॉजिटिव लिया जाएगा, एरिया वेक्टर हमारी तरफ आने वाला पॉजिटिव लिया जाएगा, जो हमारी तरफ आएगा। अब आइए, अगर आपने पैरेललोग्राम को यूं कंस्ट्रक्ट किया है, ध्यान से देखिए, अगर आपने पैरेललोग्राम को ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दिया है तो ये दो एडजेसेंट साइड्स हो गई। अब आप इन दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस लेना चाहते हैं। जब भी आप दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस लेना चाहते हैं तो आपको इस साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये आपका C वेक्टर है। एमर्जिंग रेस, जब भी क्रॉस लेंगे तो एमर्जिंग रेस। अब आपको ये देखना है कि A क्रॉस C करें कि C क्रॉस A करें कि वेक्टर हमारी तरफ आए। अगर आप A क्रॉस C करेंगे तो A की ओर उंगली करके C की ओर मोड़ेंगे तो अंदर की ओर जाएगा, तो ये सही नहीं होगा। लेकिन अगर C की ओर उंगली करके A की ओर मोड़ेंगे तो ये बाहर आएगा, इसलिए हाफ C क्रॉस से। अब आप पैरेललोग्राम जरूरी नहीं है यहां बनाएं, आप पैरेललोग्राम यहां बना सकते हैं, आप पैरेललोग्राम यहां बना सकते हैं, तो अलग अलग फॉर्मूले आ जाएंगे। इसके लिए आप ध्यान रखें कि एरिया वेक्टर ऑफ एनी ट्रायंगल ये बराबर होता है हाफ टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स written in a way so that vector comes outside towards us। एरिया किसी भी ट्रायंगल का एरिया वेक्टर होगा क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी दो साइड का। देखो B क्रॉस C कर सकते हो, C क्रॉस A कर सकते हो, या A क्रॉस B कर सकते हो। A क्रॉस B में भी एरिया वेक्टर हमारी ओर आ रहा है, B क्रॉस C में भी एरिया वेक्टर हमारी ओर आ रहा है, C क्रॉस A में भी एरिया वेक्टर हमारी ओर आ रहा है। तो कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स रिटन इन सच अ वे, रिटन इन अ वे सो दैट वेक्टर कम्स आउटसाइड टुवर्ड्स अस। किसी भी दो साइड के क्रॉस प्रोडक्ट का आधा आपको ट्रायंगल का एरिया वेक्टर दे देगा। किसी भी दो साइड के क्रॉस प्रोडक्ट का आधा आपको ट्रायंगल का एरिया वेक्टर दे देगा। अब यहां पर एक सवाल और आता है, गुरुजी अगर साइड ना देकर पॉइंट के पोजीशन वेक्टर गिवन हो, किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर C है, कोई दिक्कत नहीं। तो दो साइड हम ऐसे बना लेंगे क्योंकि पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं, तो एरिया वेक्टर मैं कह दूंगा हाफ। अब देखो यूं करेंगे तो C वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर माइनस B वेक्टर, किसी भी दो साइड के क्रॉस प्रोडक्ट का आधा आपको दे देगा एरिया वेक्टर, किसी भी दो साइड के क्रॉस प्रोडक्ट का आधा आपको दे देगा एरिया वेक्टर। तो आइए यहां पर क्रॉस करें, C क्रॉस A माइनस C क्रॉस B माइनस B क्रॉस A प्लस B क्रॉस B। अब यहां पर खास बात क्या होगी कि B क्रॉस B तो 0 हो जाएगा। अच्छा, बाकी सारी चीजों को अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट करें तो आइए बात करते हैं हाफ। माइनस B क्रॉस A है
तो इसको ए क्रॉस बी लिख देंगे, माइनस सी क्रॉस बी है तो इसको बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये देखिए, ये भी एरिया वेक्टर का एक फॉर्मूला है, हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये फॉर्मूला है, कॉपी कर लीजिए ये ट्रायंगल का एरिया वेक्टर को। वापस मिला दीजिए कैसे। अब हम बात करने जा रहे हैं एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। बोर्ड पर देखेंगे, अगर मान लीजिए कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल है, जनरल क्वाड्रिलेटरल का मतलब जो पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर या रेक्टेंगल ना हो, क्योंकि पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया तो एक क्रॉस बी से निकल जाएगा, क्योंकि सब पैरेललोग्राम के टाइप्स ही हैं, सब पैरेललोग्राम के सबसेट में आते हैं। अगर कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा बर्बाद सा है, तो मैं इसका एरिया निकालने का इच्छुक हूं। सब बच्चे देखेंगे सॉरी, सब बच्चे देखेंगे। इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए ओरिजिन कह देता हूं, इस पॉइंट को ए वेक्टर कह देता हूं, इस पॉइंट को बी वेक्टर कह देता हूं, इस पॉइंट को सी वेक्टर कह देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको दो ट्रायंगल में बांट लेता हूं, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। तो इसकी एक साइड ए वेक्टर हो गई, एक साइड बी वेक्टर हो गई, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी। मैंने ऐसे लिखा है ताकि वो प्लेन से बाहर मेरी ओर आए। ऐसी सेकंड ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बी क्रॉस सी। ये देखिए, देखिए इसको एक और नई तरीके से लिख सकते हैं, हाफ कॉमन ले लीजिए और इसको माइनस सी क्रॉस बी लिख दीजिए। और देखिए ध्यान से, उत्तेरी गुरुजी क्या करने जा रहे हैं, इसको लिख सकते हो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ओरिजिन। अब आप बोलो गुरुजी ये सब फालतू काम करने से क्या फायदा हुआ? भयंकर फायदा हुआ। ध्यान से देखिए, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इसका एक डायगोनल हो गया D1 वेक्टर, और बी वेक्टर माइनस ओरिजिन इसका दूसरा डायगोनल हो गया D2 वेक्टर। तो ध्यान से देखिए आंखों से, हाफ D1 क्रॉस D2, और देखिए D1 क्रॉस D2 भी ऐसे लिखा गया है ताकि बाहर की ओर आए, यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया लिख सकते हैं एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। अब यहां कोई कंडीशन तो नहीं लगाई पैरेललोग्राम की या रोम्बस की या स्क्वायर की या रेक्टेंगल की। एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज हाफ इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स रिटन इन पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे का मतलब कि आपको उनका क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे लिखना है कि वो आपकी तरफ आए। ये हो गई सारी बातें क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। उसकी क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी देख ली, ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी देख ली। यहां पर एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूंगा कि एरिया वेक्टर कैन ऑलवेज बी टेकन एज नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। देखिए, एरिया वेक्टर जो होगा, मान लो किसी भी चीज का एरिया वेक्टर है तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ही होगा, यानी एरिया वेक्टर को आप इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ले सकते हैं। अक्सर आपको प्लेन के नॉर्मल वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, अक्सर आपको प्लेन के नॉर्मल वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर की पूर्ति एरिया वेक्टर कर देगा। इतना ही नहीं, अगर आपको प्लेन के ऊपर दो वेक्टर पता, अगर आपको प्लेन के ऊपर दो वेक्टर पता, अगर आपको प्लेन के ऊपर दो वेक्टर पता, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आप बड़े आराम से ए क्रॉस बी ले सकते हैं किसी भी प्लेन का। क्यों? क्योंकि जो ए क्रॉस बी आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो बेहतरीन आपके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो आप यहां से एक छोटी सी बात कह सकते हैं, यहां से एक छोटी सी बात कह सकते हैं, इफ ऑन प्लेन we have a vector and b vector, then normal vector of plane is nothing but a cross। तो जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वो और कुछ नहीं,
ए क्रॉस बी होगा। तो अगर प्लेन पर दो वेक्टर पता तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता, अगर प्लेन पर दो वेक्टर पता तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता, ए क्रॉस बी या कोई भी एरिया वेक्टर भी काम कर जाएगा। कॉपी कर लीजिए। आइए डॉट प्रोडक्ट हमने पूरा पढ़ लिया, क्रॉस प्रोडक्ट भी की थ्योरी पढ़ ली। आइए क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस क्वेश्चन करें। डॉट प्रोडक्ट के अंदर कॉस थीटा आता था, याद है आपको? डॉट प्रोडक्ट के अंदर कॉस थीटा आता था, तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ने के बाद हमने कॉस की कुछ चीजें प्रूव की थी। आइए क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस कुछ क्वेश्चन करें और गजब के क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। सबसे पहले छोटे चुन्नू सवाल से शुरू करते हैं। प्रूव साइन रूल। साइन रूल आपको याद होगा कि ए अपॉन साइन इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। साइन रूल प्रूव करना हमारे लिए कोई खास बात नहीं है, आइए खट से प्रूव कर दें। फिर भी मान लीजिए ये वाली साइड ए वेक्टर, ये वाली साइड बी वेक्टर और ये वाली साइड सी वेक्टर, तो जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आएगा वो हाफ ए क्रॉस बी, हाफ बी क्रॉस सी, हाफ सी क्रॉस ए। दैट इज मैं कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस ए। अरे जब तीनों वेक्टर ही बराबर हैं तो उनके मैग्नीट्यूड तो बराबर होंगे ही होंगे। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ध्यान से देखेंगे, इस साइड की लेंथ ए है तो इसके अपोजिट एंगल को ए से डिनोट करेंगे। इस साइड की लेंथ बी है तो अपोजिट एंगल को बी से डिनोट करेंगे। इस साइड की लेंथ सी है तो अपोजिट एंगल को सी से डिनोट करेंगे। आओ लिखे, यह आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो आएगा पाई माइनस सी। गड़बड़ मत कर देना, एंगल एमर्जिंग रेस के बीच में देखते हैं। यहां बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड सी, जो कि निकल गया आएगा पाई माइनस ए। यहां पर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन सी एंड ए, जो कि आएगा पाई माइनस बी। लेकिन साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ए बी साइन सी इज बी सी साइन ए इज इक्वल टू सी ए साइन बी। इसको डिवाइड कर दें ए बी सी से, बस डिवाइड बाय ए बी सी। और क्या देख लिया आज आंखों ने सवेरे सवेरे, साइन सी बाई सी इज साइन ए बाई ए इज साइन बी बाई बी, हैंस पार्ट। आइए एक और क्वेश्चन करें। अब साइन की बात चली है, थोड़े थोड़े दिमाग जागृत करने के लिए सवाल, अभी भर भर के सवाल आएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे अपन ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट के अंदर कॉस आता था, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूव किया था। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूव किया था। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन आता है, क्या हम इससे साइन ऑफ ए प्लस बी प्रूव कर सकते हैं? आओ देखें, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। प्रूव साइन ऑफ ए प्लस बी। चलिए देखें क्या गुरु जी इसको कर पाते हैं कि नहीं। ये एक्स एक्सिस है, इसको आई कैप कह दो। ये वाई एक्सिस है, इसको जे कैप कह दो। तो बाहर की ओर के कैप आएगा, बना नहीं रहा हूं, बाहर की ओर के कैप आएगा, बना नहीं रहा हूं, बाहर की ओर के कैप आएगा। यहां पर एक वेक्टर ए ले लो जो कि एंगल ए बनाता है, और एक वेक्टर बी ले लो जो कि एंगल बी बनाता है। अगर ए वेक्टर को कंपोनेंट के टर्म में लिखोगे तो आप ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों को बड़े आराम से कंपोनेंट के टर्म में तोड़ सकते हो। ये ए वेक्टर के लिए येलो लाइन बनाइए, बी वेक्टर के लिए कुछ ऑरेंज सा बना देते हैं। ऐसे ए वेक्टर और बी वेक्टर को आप बड़े आराम से कंपोनेंट के टर्म में तोड़ सकते हो। ये बन जाएगा ए कॉस ए आई कैप प्लस ए साइन ए जे कैप। ये बनेगा भाई साहब बी कॉस बी आई कैप माइनस बी साइन बी जे कैप। अब देखिए, ए क्रॉस बी करने के दो तरीके हैं। एक तो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दैट इज ए प्लस बी इंटू के टोपी। अब आप बोलो गुरु जी के टोपी जबरदस्ती, के टोपी आएगा बेटे, क्योंकि यहां एक ऐसा यूनिट वेक्टर आता है जो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो, बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर ये के टोपी जेड एक्सिस। अच्छा, ए क्रॉस बी को करने का एक और तरीका हो सकता है, इनको कंपोनेंट के टर्म में कर लें। ए कॉस ए आई कैप प्लस ए साइन ए जे कैप क्रॉस
बी कॉस बी आई कैप माइनस बी साइन बी जे कैप। आइए कैलकुलेट करें। आई क्रॉस आई 0, लेकिन आई क्रॉस जे के, तो माइनस ए बी कॉस ए साइन बी के, ये निकल के आएगा। आई क्रॉस जे, बिल्कुल ध्यान देना है यहां पर। आई का आई के साथ क्रॉस 0 हो जाएगा, आई का आई के साथ क्रॉस 0 हो जाएगा, लेकिन आई का जे के साथ क्रॉस करेंगे तो के निकल के आ जाएगा। अच्छा, ए क्रॉस बी, अरे यहां पर हमने त्रुटि कर दी है, यहां पर हमने त्रुटि कर दी है। त्रुटि को ठीक करें। त्रुटिपूर्ण हरकत हो चुकी है। यहां पर माइनस के टोपी आएगा, क्योंकि राइट हैंड रूल ए क्रॉस बी कर रहे हैं। जब ए क्रॉस बी करेंगे तो ये अंगूठा अंदर की ओर जाएगा माइनस के। ओके, फिर जे के साथ जे क्रॉस आई जब करेंगे तो माइनस के आ जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस ए बी साइन ए कॉस बी, और ये माइनस के टोपी, माइनस के टोपी, और जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा। अब अल्टीमेटली ए क्रॉस बी चाहे ऐसे निकालो ऐसे निकालो, वैल्यू तो सेम ही आएगी। आइए यहां पार्टीशन क्रिएट कर दें, वरना दोनों क्वेश्चन मर्ज हो जाएंगे। ये लीजिए, वैल्यू तो सेम ही आएगी, तो मैं बोलूंगा ए बी साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू माइनस के टोपी शुड बी इक्वल टू माइनस ए बी कॉस ए साइन बी के टोपी एंड माइनस ए बी साइन ए कॉस बी के टोपी। कंपेयर कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग दोनों का डायरेक्शन के टोपी ही है। हमको मिल जाएगा कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। ये लीजिए, प्लीज कॉपी डाउन। ये हमने प्रूव कर दिया साइन रूल और साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। कॉपी करिए। आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड आर वेक्टर। आर वेक्टर ढूंढना है, आर वेक्टर पता लगाना है सच दैट आर क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी एंड आर डॉट सी इज 0। ये जो, एक मिनट रुको, और क्रॉस एक मिनट रुको, एक एरर हो गया, चुन्नू से एरर हो गया। अभी जो है गड़बड़ हो जाती थोड़ी सी। यहां पर आएगा आर क्रॉस ए इज बी क्रॉस ए एंड आर डॉट सी। हमको एक ऐसा आर वेक्टर निकालना है ताकि आर क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस ए है और आर डॉट सी 0 है। यहां मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहूंगा। अक्सर आपको जीवन में यह देखने को मिलेगा, अक्सर आपको जीवन में यह देखने को मिलेगा, अक्सर आर क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस ए। जब भी आपको यह देखने को मिले, मतलब अननोन वेक्टर क्रॉस है, तो देखो इधर देखो, आओ खेलेंगे। पता है ये किसकी इक्वेशन है? पता है ये किसकी इक्वेशन है? लाइन की। देखो कैसे, आर क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए 0 है, यानी आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए 0 है, यानी आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर है, यानी आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर लैम्डा ए वेक्टर है, यानी आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर है। एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आ गई। अब चाहते हैं ये भी सेटिस्फाई करे। नाउ आर डॉट सी 0 होना चाहिए, यानी बी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर डॉट सी 0 होना चाहिए, यानी बी डॉट सी प्लस लैम्डा टाइम्स ए डॉट सी 0 होना चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू माइनस बी डॉट सी अपॉन ए डॉट सी होनी चाहिए। पुट कर दीजिए, मिल गया उत्तर माइनस बी डॉट सी अपॉन ए डॉट सी इंटू ए वेक्टर। कितनी चालाकी से आंसर निकाला। अगर दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो दोनों आपस में पैरेलल हैं, यानी आर वेक्टर इस लाइन पर लाई करने वाला ही कोई पॉइंट है, एक ऐसी लाइन जो बी वेक्टर के से निकलती है, यानी उस पॉइंट से निकलती है जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है और ए वेक्टर के पैरेलल है। कॉपी कर लें इसको।